एक मजबूत देश के बुद्धिमान लोग। आज हमारे पास अच्छी खबर है। हमारे रक्षक कीव क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, यूक्रेनी क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर रहे हैं। उन्होंने इरपिन को मुक्त कर दिया। बहुत बढ़िया। मैं उन सभी का आभारी हूं जिन्होंने इस परिणाम को हासिल करने के लिए काम किया। आक्रमणकारियों को इरपेन से दूर धकेला जा रहा है, उन्हें कीव से दूर धकेला जा रहा है। हालांकि हमारे क्षेत्र के इस हिस्से में सुरक्षा के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। लड़ाई जारी है। कीव के उत्तर में रूसी सैनिकों का नियंत्रण है, उनके पास संसाधन और जनशक्ति है। वे टूटी हुई इकाइयों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके नुकसान का स्तर 90% पर भी उनके रुकने का तर्क नहीं है। सैकड़ों और सैकड़ों जले हुए और परित्यक्त दुश्मन सैन्य उपकरण उन्हें विश्वास नहीं दिलाते हैं कि सभी के साथ ऐसा ही होगा। चेर्निहाइव, सुमी, खार्किव, डोनबास, दक्षिणी यूक्रेन, हर जगह स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, बहुत मुश्किल है। यह हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ एक क्रूर युद्ध है। इस दिन तक 143 बच्चों की मृत्यु के बारे में जाना जाता है। मारियोपोल अवरुद्ध रहता है। रूसी सेना ने आज कोई मानवीय गलियारा आयोजित नहीं होने दिया और न ही मौन शासन बनाने की अनुमति दी। इसलिए स्थिति को अब यथासंभव बुद्धिमानी से संतुलित तरीके से देखा जाना चाहिए। सफलता से अत्यधिक उत्साह के बिना, लेकिन फिर भी उदास न हो। हमें अभी भी समय चाहिए। हमें अभी भी हथियारों की जरूरत है। हमें अभी भी लड़ना है, हमें धैर्य रखना है। हम अभी भावनाओं के आगे नहीं झुक सकते। आप केवल भावनात्मक रूप से न जलने के लिए अपेक्षाओं को अधिक महत्व नहीं दे सकते। मैंने भागीदार देशों के नेताओं से बात की। यह एक बहुत ही सक्रिय राजनयिक दिन था। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जॉनसन, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो, जर्मनी के चांसलर शोल्स, इटली के प्रधानमंत्री द्रघी और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलिये। हम ब्रिटेन के साथ अपनी रक्षा का और समर्थन करने और रूसी संघ के खिलाफ प्रतिबंधों को मजबूत करने के लिए सहमत हुए हैं। कनाडा भी यूक्रेनी शहरों में रूसी सैनिकों द्वारा बनाई गई आपदा के लिए दुनिया से कड़ी प्रतिक्रिया का समर्थन करता है। जर्मन चांसलर शोल्स के साथ बातचीत में मैंने रूस पर प्रतिबंधों के दबाव को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी काफी ध्यान दिया। मैंने यूक्रेन को प्रदान की गई मानवीय सहायता के लिए अजरबैजान के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और उन क्षेत्रों में मामलों की स्थिति के बारे में सूचित किया जहां रूसी सैनिकों ने प्रवेश किया था। इटली प्रासंगिक नई गारंटी प्रणाली में यूक्रेन की सुरक्षा के गारंटरों में से एक बनने के लिए सहमत हो गया है, जिस पर हम वर्तमान में काम कर रहे हैं। कल मैं इस गतिविधि को जारी रखूंगा। मैं अन्य विश्व नेताओं से बात करूंगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ, यूरोप और दुनिया के लोगों के साथ काम करूंगा। यूक्रेन रूस के प्रति कुछ संस्थाओं के निष्क्रिय प्रतिबंधों की स्थिति से सहमत नहीं हो सकता है और नहीं भी। कोई निलंबित प्रतिबंध पैकेज नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर रूसी सैनिक कुछ करते हैं तो कुछ जवाब होगा। हमने पिछले साल इस चरण को पहले ही पार कर लिया था, जब हमने कहा था कि आक्रमण को रोकने के लिए रूस के खिलाफ मजबूत निवारक प्रतिबंधों की आवश्यकता है। निवारक पैकेज नहीं बनाया गया था। एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू हो गया है। अब ऐसे कई संकेत और चेतावनियां हैं कि यदि रूस रासायनिक हथियारों का उपयोग करता है तो प्रतिबंधों को कथित रूप से कड़ा किया जाएगा, जैसे कि यूरोप को रूसी तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लागू होगा। मेरे पास बस कोई शब्द नहीं है। जरा सोचो कि यह सब क्या आया। हमें रासायनिक हथियारों के लिए इंतजार करना होगा। क्या हम जीवित लोगों को इंतजार करना होगा? और क्या वह सब कुछ जो रूसी आक्रमणकारी कर रहे हैं और जो पहले कर चुके हैं, एक तेल प्रतिबंध के लायक नहीं है? क्या फास्फोरस बमों का उनका उपयोग इसके लायक नहीं है? क्या निकाल दिया गया रासायनिक संयंत्र या निकाल दिया गया परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसके लायक नहीं है? हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिबंध पैकेज प्रभावी और काफी गंभीर हो, यह देखते हुए कि रूसी संघ द्वारा यूक्रेन के खिलाफ पहले से ही क्या किया जा रहा है। यदि प्रतिबंध पैकेज कमजोर हैं या पर्याप्त रूप से काम नहीं करते हैं, यदि उन्हें दरकिनार किया जा सकता है, तो यह रूसी नेतृत्व में एक खतरनाक भ्रम पैदा करता है कि वे अभी जो कर रहे हैं उसे वहन करना जारी रख सकते हैं।
और यूक्रेनियन इसके लिए अपने जीवन के साथ भुगतान करते हैं। वह हजारों जीवन है। इसलिए इस सप्ताह से हम राष्ट्रपति कार्यालय में विशेषज्ञों का एक समूह बना रहे हैं, यूक्रेनी और अंतर्राष्ट्रीय, जो लगातार रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का विश्लेषण करेंगे और वे वास्तव में क्या प्रभावित करेंगे। हमारा लक्ष्य प्रतिबंधों के लिए उस तरह से काम करना है जिस तरह से वे काम करना चाहते हैं, और यह कि उन्हें बाईपास करने की कोई संभावना नहीं थी। यह बिना किसी अपवाद के संपूर्ण लोकतांत्रिक दुनिया का लक्ष्य होना चाहिए। सप्ताह के दौरान मैं साझेदार देशों की संसदों में बोलूंगा, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया। यह महत्वपूर्ण है कि ये केवल राजनेताओं के सामने भाषण नहीं हैं, ये समाजों के सामने भाषण हैं। लाखों लोगों के सामने जो यूक्रेन को सुनना चाहते हैं और मदद और समर्थन के लिए इसे सुनने के लिए तैयार हैं। जो लोग महसूस करते हैं कि हम अपनी साझी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, एक हमारी धरती पर सभी लोगों के लिए। मैं हर जगह ध्यान देता हूं कि किसी को भी रूस में या रूस के साथ आमतौर पर अपनी कुछ आय बचाने के लिए यूक्रेनियन के जीवन का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। और यूक्रेनियन को सिर्फ इसलिए नहीं मरना चाहिए क्योंकि कुछ लोग यूक्रेन को आवश्यक हथियार सौंपने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। डर हमेशा आपको जिम्मेदार बनाता है। यदि कोई रूस से डरता है, यदि कोई हमारे लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने से डरता है, विशेष रूप से विमान, टैंक, आवश्यक तोपखाने, गोले प्राप्त करने के लिए, यह इन लोगों को हमारे शहरों में रूसी आक्रमणकारियों द्वारा बनाई गई तबाही के लिए जिम्मेदार बनाता है। क्योंकि अगर वे बचा सकते थे तो उन्हें बचाना था। यूरोप के लोग, दुनिया के लोग निश्चित रूप से मेरी बात सुनेंगे और मेरा समर्थन करेंगे। और सभी राजनेताओं को अब सोचना चाहिए कि अगर वे अपने लोगों की स्थिति के अनुरूप नहीं होंगे तो उनके पास क्या बचेगा। और अंत में, यह पहले से ही पारंपरिक है। इस अपील को कैमरे पर रिकॉर्ड करने से ठीक पहले, प्रिय यूक्रेनियन, मैंने यूक्रेन के सशस्त्र बलों के सैनिकों को राज्य पुरस्कारों से सम्मानित करने पर 2 महत्वपूर्ण फरमानों पर हस्ताक्षर किए। हमारे कमांडर इन चीफ के अनुरोध पर हमारे 2 रक्षकों को सम्मानित किया जाता है। आप सभी की सेवा के लिए धन्यवाद। हमारे सभी नायकों की जय। यूक्रेन की महिमा।